वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थेरेपेटिक यूजेस ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग्स। पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनर्जिक ड्रग की क्लासिफिकेशन और इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन इन द बॉडी। तो अगर किसी ने भी ये तीन वीडियो नहीं वॉच करनी है तो प्लीज़ पहले इसको वॉच करके फिर आइए, क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वी स्टार्ट द लेक्चर। सो कोलिनर्जिक ड्रग में हमारे पास जो पहला ड्रग होता है वो है बेतानाकोल। बेतानाकोल जो है ना, ये M3 एगोनिस्ट होता है। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि M3 क्या होता है। ये एक रिसेप्टर होता है जो कि हमारे मसल में प्रेजेंट होता है, ग्लैंड में प्रेजेंट होता है एंड ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लीज़ मैं आपको रिकमेंड यही करता हूँ कि आप इस वीडियो को वॉच करके आइए। तो ये क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल ये करता है। बेतानाकोल क्या करता है, कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल करते हैं। हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम इसको यूज़ करते हैं फॉर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिनरी रिटेंशन। जब हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के बाद हमारे यूरिनेशन नहीं होते हैं, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कंट्रैक्ट नहीं होता है, तो फिर इस दौरान हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं बेतानाकोल। किस तरह ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर पर कौन से रिसेप्टर होते हैं, M3 रिसेप्टर होते हैं। तो जब हम बेतानाकोल ड्रग को यूज़ करते हैं तो वो आ जाते हैं M3 रिसेप्टर पर एक एक हो जाते हैं, यानी एक्शन शो करते हैं। और इधर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में हमारे पास एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं डिट्रोजन मसल। तो जैसे ही बेतानाकोल इस M3 रिसेप्टर पर अटैच हो जाते हैं तो इस डिट्रोजन मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है लाइक टू बी दिस इस डायरेक्शन में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरह, तो इससे यूरिनेशन होती है, ये मतलब यूरिन खारिज हो जाते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर से। तो इसका यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं, इसका यूज़ हम फॉर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिन रिटेंशन, यानी ऑपरेशन के बाद जब यूरिनेशन नहीं होते तो इसका यूज़ हम इस कंडीशन में करते हैं, ताकि क्योंकि ये क्या करता है, डिट्रूजन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से यूरिनेशन हो जाती है। दूसरा हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, फॉर पैरालिटिक इलियस। देखिए, जब ऑपरेशन के बाद हमारा जो इलियस होता है, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूटेनम, जुजिनम एंड इलियम। जो इलियस होते हैं वो पैरालाइसिस हो जाते हैं, मतलब इसमें जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं वो नहीं होते हैं। तो हम वो ड्रग देते हैं, बेतानाकोल ड्रग देते हैं। ये क्या करता है, हमारा जो इलियम में जो स्मूथ मसल होते हैं इसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को एनहांस करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इधर जो मटेरियल है ये इजीली इससे स्पिट आउट हो जाते हैं, मतलब नीचे खारिज हो जाती है। तो बेतानाकोल का यूजेस, ये दो यूजेस होते हैं फॉर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यूरिन रिटेंशन एंड दूसरा इसका यूजेस होता है फॉर पैरालिटिक इलियम। दूसरा जो ड्रग होता है वो है पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन का फंक्शन क्या होता है कि ये कंट्रैक्शन ऑफ पीपल करता है, मतलब पीपल को ये है, ये लेट सपोज ये हमारे पास आइज़ है, तो आइज़ में ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, ये प्यूपल है और ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, दिस इज़ आइरिस है। तो मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह पीपल की कंट्रैक्शन करते हैं। तो ये हमारे पास जो रेड सर्कल आपको नज़र आता है ये आइरिस है, और जो ब्लू सर्कल आपको नज़र आता है ये प्यूपल है। तो आइरिस में हमारे पास दो टाइप के मसल होते हैं, एक सर्कुलर मसल होता है, दूसरा रेडियल मसल। तो मैं सिर्फ आपको सर्कुलर मसल समझाता हूँ। ये सर्कुलर मसल होते हैं। तो जब हम पाइलोकार्पिन ड्रॉप जब हम आइज़ में डालते हैं तो वो क्या एक्शन शो करता है, ये जो सर्कुलर मसल आपको मैंने बताया ये वाला, तो ये इसको इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये देखिए इस डायरेक्शन में इसको ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो इसकी वजह से जो प्यूपल है ये भी छोटा हो जाते हैं, छोटा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका एक्शन, पाइलोकार्पिन का फंक्शन क्या होता है, कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल। दूसरा इसका फंक्शन क्या है कि ये इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करता है। हमारा आइज़ में एक प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं अकूलर प्रेशर, वो नॉर्मली होता है 10 to 21 mmHg। जब हमारा अकूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द 21, तो इस कंडीशन में हमारा आइज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इस कंडीशन में हम पाइलोकार्पिन ड्रॉप यूज़ करते हैं। और थर्ड नंबर ये किस लिए यूज़ होता है, फंक्शन इसका क्या होता है, ये सलाइवरी यानी सलाइवेशन को ये इन्हांस करते हैं, इंक्रीज करता है।
अब इसका यूज़ हम किस कंडीशन में करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इसका यूज़ हम ओपन एंगल ग्लाकोमा में करते हैं। अब ग्लाकोमा में क्या होता है, ग्लाकोमा एक ऐसा कंडीशन है ऑफ द आइज़ का जिसमें हमारे पास जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर होता है ना, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ये 21 से इंक्रीज़ हो जाता है। 21 से इंक्रीज़ हो जाता है, फिर हमें आइज़ में पेन रिसीव हो जाती है। तो हम पाइलोकार्बोन ड्रॉप आइज़ में डालते हैं, जिसकी वजह से ये जो इंट्राओकुलर प्रेशर है ना, ये डिक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, यानी 10 to 21 में आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोकोमा है वो इसका ट्रीटमेंट यही पाइलोकार्बोन ड्रॉप है। दूसरा इसका यूज़ हम ज़ीरोस्थीमिया में करते हैं। ज़ीरोस्थीमिया क्या होता है? ज़ीरोस्थीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो मुँह माउथ है ना, ये ड्राई हो जाते हैं, मतलब इसमें सलाइवा रिलीज़ नहीं होते हैं। और पाइलोकार्पिन क्या करता है? पाइलोकार्पिन सलाइवा को यानी सलाइवेशन को एनहांस करता है। किसकी मदद से? ये हमारे पास माऊ में हमारे मुंह में सलेवरी ग्लैंड होते हैं। सलेवरी ग्लैंड को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से सलेवे रिलीज हो जाते हैं और हमारा माउथ जो है ना वो ड्राई होने से बचाता है। यानी ये जीरोस्मिया में भी ट्रीटमेंट है इसका, पाइलोकार्पिन की ड्रग का। थर्ड नंबर ये किस में यूज़ होता है? ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एट्रोपिन। देखिए मैंने आपको बताया कि पाइलोकार्पिन क्या करता है, ये पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, और एट्रोपिन क्या करता है, ये पीपल को डायलेट करता है। लेट्स सपोज ये आयरस है, तो ये पीपल को इस तरह डायलेट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी बताया कि पाइलोकार्पिन का एक्शन पीपल पर क्या है, वो पीपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अगर हमें एट्रोपिन पॉइजनिंग हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो प्यूपल है वो डायलेट हो गया है, तो हम इस कंडीशन में पाइलोकार्पिन ड्रॉप लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्यूपल जो है ना वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में चला जाता है। इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? साइड इफ़ेक्ट 3 होता है, ब्रेडिकार्डिया होती है, डायरिया एंड ब्रोंकोस्पाज़म। मैंने ऑलरेडी आपको कोलिनर्जिक रिसेप्टर में ये सारी बातें बताई है। अगर आपने वो वीडियो वॉच कर की तो फिर आपको ईज़ी समझ में आ जाएगा। ये था पाइलोकार्पिन ड्रग। थर्ड नंबर कैटेगरी में चलते हैं, थर्ड ड्रग। तो देखिए थर्ड में हमारे पास 4 ड्रग होता है, टकरीन, डोनाप्जिल, रवास्टिगमिन एंड ग्लेंटामाइन। इसका यूज़ हम किधर कर सकते हैं? इसका यूज़ हम अल्जाइमर डिजीज़ में कर सकते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ इज़ अ न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ है, जिसमें हमारे पास जो कुलनर्जिक न्यूरॉन है वो डैम हो जाता है इन द CNS है, जिसमें हमारे पास जो एसिटाइल कोलिन है कुलनर्जिक न्यूरॉन से वो रिलीज़ नहीं होती है। जब रिलीज़ नहीं होते तो हमारा ब्रेन में मेमोरी इनकॉग्निशन कम हो जाती है। तो हम इस कंडीशन में ऐसे ड्रग देते हैं जो एसिटाइल कोलिन के मेमिक है, यानी इसके कॉपी है। तो ये सारे ड्रग इसकी कॉपी है, टकरिन, डोनाप्जिल, रवास्टिगमिन एंड ग्लिंटामाइन। तो वो क्या करते हैं, ये एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देता है इन द ब्रेन में, जिसकी वजह से हमारा जो मेमोरी है एंड कॉग्निशन है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होता है कि हमारा जो मेमोरी एंड कॉग्निशन है ना, यानी याददाश्त है, वो कम हो जाती है, कम। तो हम ये सारे ड्रग देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मेमोरी एंड कॉग्निशन है वो एनहांस हो जाती है इन केस ऑफ अल्जाइमर डिजीज़ में। 4 नंबर जो कैटेगरी है वो है न्यूस्टिगमिन एंड फायरोडोस्टिगमिन। ये 2 ड्रग होते हैं, इसका एक्शन क्या होता है? इसका एक्शन 2 होते हैं। एक इनडायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट ये क्या करता है, इनहिबिट कोलिन स्ट्रेस एंजाइम एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये हमारे पास प्री ग्लियोनिक न्यूरॉन है, ये हमारे पास पोस्ट ग्लियोनिक न्यूरॉन है। इधर एसिटाइल कोलिन एसिटाइल है जो कि वेसिकल में स्टोर होता है। तो ये जब रिलीज हो जाते हैं इधर से इस साइनेप्टिक क्लिप में, तो इधर हमारे पास एंजाइम होते हैं जिसको हम कहते हैं कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करता है, इसको कोलिन एंड एसिटाइल में तोड़ते हैं, कोलिन प्लस एसिटाइल में। तो जब हम क्या करते हैं, ये ड्रग हम लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो एंजाइम है ये इनहिबिट हो जाते हैं, तो फिर एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होते हैं, इसका लेवल एनहांस हो जाता है। तो किधर एनहांस हो जाते हैं? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में। दूसरा ये डायरेक्ट यूज़ करता है, डायरेक्ट एक्शन करता है, जिसको ये स्टिमुलेट द एनएम रिसेप्टर यानी निकोटिनिक मस्कुलर रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। हमारा जो स्केलेटल मसल होता है इसमें हमारे पास एनएम रिसेप्टर होता है। इस तरह जो डायफ्राम की मसल होता है इसमें भी हमारे पास एनएम रिसेप्टर होते हैं।
इसका यूजेस हम किस कंडीशन में करते हैं, तो इसका यूज हम माइस्थीनिया ग्रीवियस पेशेंट में करते हैं। माइस्थीनिया ग्रीवियस क्या होता है, ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है। मैं आपको इंशाल्लाह इसका पूरा वीडियो अपलोड करूंगा, फिर आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। तो ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारे पास जो एनएम रिसेप्टर होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंट्रैक्शन नहीं होते हैं, ना ही डायफ्राम का मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं और ना ही स्केलेटल मसल, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो मैं आपको अगली वीडियो में सारा बताता हूँ। अब हम चलते हैं लास्ट ड्रग की तरफ, दैट इज द एंड्रोफोनियम। एंड्रोफोनियम का यूजेस हम किस कंडीशन में करते हैं, तो डायग्नोसिस ऑफ द माइस्थीनिया ग्रीवियस है। इसका किस तरह हम डायग्नोसिस करते हैं, मैं आपको माइस्थीनिया वीडियो अपलोड करता हूँ, इसमें आपको मैं बताता हूँ कि इसका यूजेस हम किस तरह करते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि स्नेक बाइटर, जब जब आपको स्नेक काटता है, बाइट करता है, तो वो पॉइजनिंग जो है ना, वो हमारे एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक करता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जब वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल हो जाता है, मतलब स्केलेटल मसल कंट्रैक्ट नहीं होते हैं तो वो पैरालिसिस हो जाते हैं। दूसरा, पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल होता है। मेनली कौन सा मसल, डायफ्राम है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल होता है। तो डायफ्राम की जब पैरालिसिस हो जाती है तो वो कंट्रैक्ट नहीं होते हैं, मतलब हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमें सांस ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होते, जिसकी वजह से हमारा डेथ हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं कि एक तो एंटीविनोम ड्रग देते हैं जो कि इस पॉइजनिंग को ब्लॉक करा देता है। दूसरा, हम क्या करते हैं, न्यूस्टेगमिन ड्रग देते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन ये स्टाइल कूलिंग का लेवल बढ़ा देता है थ्रू द किसकी वजह से, कूलिंग स्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। दूसरा, हम ये यूज क्या है इसका, कि ये एनएम रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी हमारे जो स्केलेटल मसल होते हैं इसमें एनएम रिसेप्टर होते हैं, जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वो कंट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं हमारे स्केलेटल मसल में। इस तरह डायफ्राम के मसल में हमारे पास एनएम रिसेप्टर होते हैं, जब वो स्टिमुलेट हो जाते हैं तो हमारा डायफ्राम मसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने नॉर्मल पोजीशन में आती है। तो ये दो ड्रग हमें बचा सकती है फ्रॉम द स्नेक पॉइजनिंग। तो ये था आज का हमारा वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।